स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र का स्वरूप। ये आपके पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आप जीवन परिचय इनका तैयार करें। अब देखो, राष्ट्र का स्वरूप क्या है। राष्ट्र में जहाँ अपन रहते हैं उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इसमें पूरा लेसन में दिया हुआ है कि राष्ट्र का स्वरूप उनकी पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र नामक निबंध संग्रह से लिया गया। इस निबंध में लेखक ने यह बताया कि राष्ट्र का स्वरूप 3 तत्वों से मिलकर बनता है। तो भाई 3 तत्व कौन से? पृथ्वी, जन और संस्कृति। जब पृथ्वी होगी वहाँ पर रहने वाले लोग होंगे और संस्कृति होगी, तब राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण हुआ। पृथ्वी को माता के रूप में मानना और स्वयं को पृथ्वी का पुत्र मानना राष्ट्रीयता की भावना के उदय के लिए आवश्यक है। कि देखो, राष्ट्रीयता की भावना कब होगी? जब यहाँ पर रहने वाले लोग के अंदर कैसा भाव होगा कि पृथ्वी को अपनी माँ माने और स्वयं को पुत्र, तब ऐसी भावना, राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन का दृढ़ संबंध होना चाहिए कि जितने भी लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं उन सब में एक ऐसा दृढ़ संबंध हो तो जिससे राष्ट्र का स्वरूप का निर्माण हो सके। इसके साथ साथ संस्कृति के विषय में भी लेखक ने मारे विचार प्रकट किया है। तो लेखक के अनुसार सहृदय व्यक्ति प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। यानी कोई भी व्यक्ति है कि जब जीवन जीता है तो पहले वो क्या सोचता है कि हर चीज़ से स्वयं को आनंदित करने की कोशिश करता है। उन चीज़ों से खुद को आनंद प्राप्त होता है, खुद आनंदित होता है, तो खुद आनंदित होकर सब लोगों को अपने द्वारा क्या करता है, दूसरों को भी आनंदित करता है। तो जब वो आनंदित करता है उससे क्या होता है कि सब खुश होने लगते हैं, तो राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होता है। तो 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा आवश्यक है, पृथ्वी, जन और संस्कृति। ये तीनों चीज़ें जब मिलेंगी तब राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण होगा। अब इसमें दिया है जन। जन क्या है? जन के बारे में लिखा हुआ है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग कौन सा है? पृथ्वी है। और दूसरा अंग कौन सा है? जन है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। तो राष्ट्र की कल्पना ही नहीं कर सकते अपन कि पृथ्वी है, यानी चारों तरफ मैदान है और मैदान पर रहने वाले लोग नहीं हैं, तो अपन राष्ट्र का निर्माण कैसे करेंगे? उसका निर्माण तो हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। लोगों के कारण ही पृथ्वी की संज्ञा प्राप्त कर लेती है, मातृभूमि की। पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। जिस तरह अपनी माता की देख रेख करते हैं, हमारा कर्तव्य है उनकी क्या करना? सेवा करना। उसी तरह पृथ्वी हमारी माँ है, तो उसकी सेवा करना भी हमारा परम कर्तव्य, उसकी रक्षा करना भी हमारा परम धर्म है। माता भूमि पितरो अहम पृथिव्या। क्या लिखा है? भूमि हमारी माता, मैं उसका पुत्र हूँ। कि जन के हृदय में उस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, कुंजी में चाबी है। कि प्रत्येक व्यक्ति जब ये सोचेगा कि हम क्या हैं, इस माँ के सपूत हैं, तो माँ की सेवा करना, माँ की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझ लेगा व्यक्ति। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। कि राष्ट्र के अंकुर कब उत्पन्न होंगे? जब हम उसे अपनी माँ समझेंगे, तब हमारे अंदर राष्ट्र के निर्माण का अंकुर उत्पन्न होने लगा। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तो राष्ट्र निर्माण के स्वरूप वायुमंडल में भरने लगते हैं। वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बन जाता है। जहाँ दोनों के बीच माता और पुत्र का भाव नहीं है वहाँ पे हर स्थिति कैसी बन जाती है? जड़ बन जाती है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है कि नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी। कि माता पृथ्वी को प्रणाम है और माता पृथ्वी को प्रणाम है। कि क्या बताया है कि जब हमारे अंदर माँ के प्रति भाव जागृत हो जाएंगे और माता को हमारे प्रति भाव जागृत हो जाएंगे, तो वहाँ आनंद की क्या होगी? आनंद उत्पन्न होगा और श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जब ये चीज़ें उत्पन्न होंगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ये दिया हुआ है तुम्हारा किसमें? कि जन में दिया हुआ है कि लोगों का कार्य क्या है? उस
राष्ट्र का निर्माण करना, उस राष्ट्र की सेवा करना, उस राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखना, कि सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से पृथ्वी के साथ उनका जो संबंध है उससे कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं होता। कहने का तात्पर्य क्या है कि हिंदुस्तान में कई संस्कृति के लोग रहते हैं, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब क्या है, सब एक हैं। तो हमारी राष्ट्रीयता कैसी है, एक है। फिर तीसरा अंग दिया हुआ इसमें संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। यानी कि जिस सभ्यता का निर्माण किया वही मनुष्य की सांस है, यानी कि उसी के माध्यम से मनुष्य जीवित है। बिना संस्कृति जन की कल्पना कबंध मात्र है, यानी कि एक बंधन की तरह है। इसके बिना, संस्कृति के बिना जन की कल्पना, कि मनुष्य की कल्पना की ही नहीं जा सकती। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, कि संस्कृति क्या, मनुष्य का मस्तिष्क। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, यानी कि संस्कृति होगी तभी राष्ट्र की वृद्धि होगी। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है, कि जितना महत्वपूर्ण स्थान मनुष्य का उतना ही महत्वपूर्ण स्थान संस्कृति का है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए, यानी कि भूमि और जन या संस्कृति से अलग हटा दिए जाएं, कि भूमि हो, जन हो, संस्कृति ना हो तो राष्ट्र की कल्पना अपन कर ही नहीं सकते। कि जीवन के बेटों का पुष्प संस्कृति है, कि जीवन रूपी वृक्ष के पुष्प कौन है, संस्कृति है, यानी कि संस्कृति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। संस्कृति के सौंदर्य सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और अंश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है, यानी कि ज्ञान का प्रकाश भी कैसे होता है, संस्कृति से होता है। भूमि पर रहने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि भूमि पर रहने वाले, यानी पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं, जो ज्ञान के क्षेत्र में जो उन्होंने सोचा और कर्म के क्षेत्र में जो रच लिया, वही हमारी संस्कृति के रूप में हमारे सामने उभर कर आई है। कि इस रास्ते से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियाँ राष्ट्र में विकसित होती हैं। कि हमारे राष्ट्र में कि जगह जगह पर अपनी अपनी अलग अलग संस्कृति है, लेकिन एक अपना राष्ट्र बनाए हुए है, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है, कि हम सब एक हैं और सारी संस्कृति हमारी एक है। तो इस आधार पर हम पूरे राष्ट्र को एक बनाए हुए हैं। अब यह है कि जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। यानी कि जिस प्रकार जंगल में पेड़ एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है जी, हम लोग भी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के ऊपर भी एक दूसरे से मिलकर रहते हैं। कि जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य उन्होंने उदाहरण क्या दिया, नदियों और समुद्र का। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियाँ जाकर काय में समाहित हो जाती हैं, समुद्र में समाहित हो जाती हैं, उसी प्रकार हम भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग होने के बाद भी हम सब क्या हो जाते हैं, एकता के सूत्र में बन जाते हैं, एक राष्ट्र के लोग कहलाते हैं। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं, कि सब अपने अपने तरीके से अपनी कलाओं के माध्यम से अपनी राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीयता को प्रदर्शित करते हैं। हर जगह की अलग अलग प्रकार की संस्कृति, सब अपने तरीके से उससे अपनी पहचान बनाए हुए हैं। गांव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, शहरों में नहीं, संस्कृति दिखाई देती है हमारी गाँव से, कि हमारा गाँव का जो लोकेशन है वो हम जब देखते हैं तब पता चलता है हमारी यहाँ की संस्कृति किस प्रकार है, किस प्रकार का पहनना ओढ़ना, किस प्रकार का खाना पीना, किस प्रकार का उठना बैठना है, किस तरीके से, ये सारी कहाँ से पता चलती है, गाँव से। जब गांव में जाते हैं तो हमारी संस्कृति उभर कर हमारे सामने आती है। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। यानी कि हमारे पूर्वज जो कर गए उन्हें हम गौरव से स्वीकार करते हैं। उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए प्रारूप नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान को जकड़ नहीं
रखना चाहता, पर अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है कि उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हमें भूत जो बीत चुका है, जो लोग कर गए, वो हमें रोकते नहीं हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने की, कि हमें और कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये चीज़ पूरी दी हुई है राष्ट्र के स्वरूप में। तो ये अब आपका राष्ट्र का स्वरूप है। इसमें आप ये 5 क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसमें एक एक्सरसाइज में देखो दिए हुए हैं, तुम्हारे एक्सरसाइजों में दिए हुए हैं। पहली एक्सरसाइज तुम्हारी यहीं दी हुई है। इसमें दिए हैं कि उपरोक्त गद्यांश के शीर्षक में लेखक का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप, वो लेखक का नाम वासुदेव अग्रवाल भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो क्या कि हमें अपने राष्ट्र की क्या करनी चाहिए? सुरक्षा और उसके सेवा करना हमारा कर्तव्य है। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ये सारे आपको करने हैं। तो ये है पूरा आपका राष्ट्र का स्वरूप। तो बच्चों ध्यान से पढ़ना बेटा, और समझ में ना आए तो फिर पूछ लेना, ठीक है? ओके।